आज हम बात करने वाले हैं यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2018 में जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चंस आने की संभावना है वो सभी क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल किए हैं। ये लेवल 1 का आपका एग्ज़ाम है 2018 का 1 से 5 के वर्ग में जो आता है प्राइमरी लेवल में। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे दे रखे हैं, अंत तक बने रहिएगा। इसमें आपका विश्लेषण भी दे रखा है और उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अंत तक बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम होता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ये आपका राइट आंसर हो गया। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे हम। तो देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र के सही क्रम हैं। यह प्रणाली सरल से जटिल की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर है। ये जो संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर बताए हैं वो ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक ने बताए हैं। तो सबसे पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोधन, तीसरा है अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 आपके बताए गए हैं। आगे देख लिए इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बन सकता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जीन पियाजे ने दिया था जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। और विकास की अवस्थाएं, जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेद पेशीय अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है और संवेद पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। एक होती है तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होती है और लास्ट चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष और इसका जो कार्यकाल है 7 से 12 वर्ष भी देखा जाता है। किसी किसी बुक में आप देख लेना। वैसे आपको यही अवस्थाएं याद रखनी है, संवेद पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है यूपी टेट और सी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? इस पे ध्यान रखना है आपको। क्या कि ये क्वेश्चन दे देता है नहीं के रूप में, तो आप समझ जाते हैं कि है, तो उसको आपको देख लेना है एक बार। तो जनतांत्रिक, अच्छा शिक्षण जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये तीनों होता है। और स्वेच्छाचारी, आप स्वेच्छाचारी रूप से शिक्षण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो स्वेच्छाचारी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, जबकि जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला ये अच्छे शिक्षण की विशेषता होती है। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ये विक्टर ब्रूम मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था प्रत्याशा सिद्धांत। विक्टर ब्रूम अमेरिका के रहने वाले मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के। और जबकि मास्लो जो है ये जो है आवश्यकताओं का अनुक्रमण
पदानुक्रम सिद्धांत दिया था इन्होंने, आवश्यकता का अनुक्रमान पदानुक्रम सिद्धांत। और हर्ज़बर्ग ने इन्होंने अभिप्रेरणा का दोहरा कारक सिद्धांत दिया था। स्किनर ने अभिप्रेरणा का सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत दिया था, स्किनर ने। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है स्किनर के विषय में, स्किनर ने किस किस पर किया था प्रयोग, एक तो चूहे पर और दूसरा कबूतर पर भी प्रयोग किया था इन्होंने। आगे बात करेंगे। देखिए अभिप्रेरणा से और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। गुड की एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जो बार बार पूछी जाती है। अभिप्रेरणा क्रिया को उत्तेजित करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं। क्रिया को उत्तेजित करना है, फिर जारी रखना है और नियंत्रित करने की प्रक्रिया को अभिप्रेरणा कहते हैं गुड के अनुसार। अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा अंदर की शक्ति से होती है और बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आते हैं पुरस्कार, दंड और प्रशंसा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पुरस्कार, दंड और प्रशंसा कौन सी अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान सूचना प्रक्रियारण से संबंधित है, जबकि ये जो सामाजिक अंतःक्रिया है, व्यवहार परिमार्जन है और वैयक्तिक, ये तीनों जो हैं अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित नहीं है। केवल सूचना प्रक्रियारण ये आपका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक क्वेश्चन भी आता है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन थे। डेविड आशुबेल इसके प्रवर्तक थे, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। तो इसमें आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य है। इसका आगे डिस्क्रिप्शन देखते हैं। कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य, अर्थात छात्र सरल से कठिन की ओर सीखते हुए आगे बढ़ता है। कौशल स्थानांतरण के लिए विकल्प आपका बी सही होगा। देखिए इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। इसमें मानसिक शक्तियों का सिद्धांत है, समान तत्वों का सिद्धांत है, सामान्यीकरण का सिद्धांत है और सामान्य से विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत है। ये सिद्धांत भी आपसे चारों पूछे जाते हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शिक्षण सूत्र। भाई साहब फेवरेट क्वेश्चन, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है शिक्षण सूत्र। इनको आपको रट के जाना है। तो देखिए ये जो शिक्षण सूत्र है ये नहीं है पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है, ये पूछ रहा है नहीं है। तो शिक्षण सूत्र में देखिए, अनिश्चित से निश्चित की ओर ये सही है, दृश्य से अदृश्य की ओर ये भी सही है, सरल से कठिन की ओर ये भी सही है, निगमन से आगमन की ओर नहीं होता है, आगमन से निगमन की ओर होता है, आगमन से निगमन। इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले घर में घुसने को क्या कहते हैं, आगमन कहते हैं, न कि निर्गमन। शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्र निम्नलिखित हैं, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर और प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखिए ये मैंने कुछ शिक्षण सूत्र दे रखे हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
अनुभव से तर्क की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर, अनुभूति से विचार की ओर। ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम पद होता है योजना बनाना। सबसे पहले आप किसी कार्य को करोगे तो योजना बनाओगे, उसके बाद शिक्षण होगा, उसके बाद उसकी प्रतिपुष्टि होगी यानी कि रिवीजन मान लो उसे, उसके बाद प्रस्तावना, पुनः शिक्षण। तो इसमें दिया गया है पाठ योजना सबसे पहला है, शिक्षण दूसरा, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना पांचवा, पुनः शिक्षण और छठवां है पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोधन स्तर शिक्षण में शामिल है? तो ये कौन सा शामिल है इसमें? अन्वेषण अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, कौन कौन से? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर। ये 3 स्तर होते हैं, स्मृति, अवबोध, चिंतन। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम को शामिल किया जाता है। अवबोध स्तर के शिक्षण में अन्वेषण को सम्मिलित किया जाता है और चिंतन स्तर के शिक्षण में आलोचनात्मक और मौलिक चिंतन को शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। तो ये सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन और सामग्री होंगी तभी तो वो पढ़ा सकेंगे। तो ये 9 में तीनों सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, यानी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक की भागीदारी बढ़े। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति यानी ग्रामीण लोगों की भागीदारी बढ़े। इसके बाद अध्यापक के पास संसाधन भी हों तभी तो अच्छा शिक्षण हो पाएगा। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? तो जब नाम ले रहा है तो ध्वनि हो रही है, तो ध्वनि संवेदना हो गया ये। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसके द्वारा बुलाए जाने पर ध्वनि संवेदना द्वारा अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा, क्योंकि पढ़ते समय उसका ध्यान अपने पाठ्य सामग्री पर था, इसलिए वह अन्य संवेदना के द्वारा तुरंत अनुक्रिया प्रकट करने में सफल नहीं होगा। आगे बात करते हैं। प्याजे, मैंने आपको बताया था पहले भी, प्याजे की 4 अवस्थाएं थी, मूर्त संक्रियात्मक, प्राक संक्रियात्मक, ये देखिए संवेगात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें हमें पूछा गया है प्राक संक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है? 2 से 7 वर्ष वाली प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। संवेद पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित भी अवस्था भी कहते हैं इन्हें, 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के
बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपको देख लेना आप, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, जबकि विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि रखना, तो इससे क्या होगा, बौद्धिक विकास होगा। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, इससे भी बौद्धिक विकास होगा। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ से, इससे बौद्धिक विकास नहीं होगा। काल्पनिक भयों का अंत, इससे बौद्धिक विकास होने की संभावना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी टेट सी टेट में ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। ये जो ट्रेंड है ना, पियाजे और भाषा विकास, चॉम्स्की, पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनका जो सिद्धांत है वो कहा जाता है क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। चॉम्स्की, ये चॉम्स्की जो है ना आपके भाषा विकास से संबंधित हैं। तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है, तो चॉम्स्की इसका आंसर हो जाएगा। बिने एवं साइमन ने उपलब्धि के विषय में उसमें बताया था इन्होंने। अब्राहम मास्लो, इनको भी सामाजिक विकास के बारे में बताया था इन्होंने। चॉम्स्की भाषा विकास से संबंधित है। वे भाषा वैज्ञानिक, दार्शनिक, राजनैतिक, एक्टिविस्ट एवं लेखक थे। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन प्रारंभ किया था। पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और अब्राहम मैस्लो ने सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है इसमें। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को अधिगम के प्रयास एवं भूल शीर्षक से सिद्ध किया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद या उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना प्रयास व त्रुटि का परिणाम है। आगे देख लेते हैं थॉर्नडाइक से और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, ये भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहला नियम था तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम और तीसरा था प्रभाव का नियम। मैंने आपको इसीलिए ये इस क्रम में लिखे थे क्योंकि आपको देखकर पता चल जाए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। आप याद रखिएगा, विज्ञान में एक शब्द आता है एटीपी, ऊर्जा की इकाई। ये है ऊर्जा की इकाई माना जाता है एटीपी को। द यूनिट ऑफ द एनर्जी इज एटीपी। इसको याद रखिएगा। ए से अभ्यास, टी से तत्परता, पी से प्रभाव। ठीक है, और इनका क्रम तत्परता, उसके बाद अभ्यास और उसके बाद प्रभाव पड़ेगा, तीसरा क्रम। ये याद रखना है आपको। आगे बात करें तो गिरोह की अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब से विकास से संबंधित है। गिरोह की सामाजिक गिरोह अवस्था जो है 8 से 10 वर्ष की होती है। इसे विलंब विकास से संबंधित है। इस आयु में बालक या बालिका की सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल मानी जाती है। वह अधिक से अधिक समय दूसरे बालक बालिकाओं के साथ व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक क्रियाकलापों तथा खेलों में अधिक होती है 8 से 10 वर्ष के बालक में। इसको याद रखना है आपको। आगे बात करते हैं पियाजे के अनुसार। पियाजे 3 बार पूछ लिया, देखो एक ही पेपर में। संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है, तो सबसे पहली संवेदगामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें तीसरी पूछी गई है, तो तीसरी देख लेंगे हम। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं, यही चीज आपको बार बार देखने को मिलेगी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, इन्होंने दिया था।
संवेद पेशी अवस्था, इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, इसका कार्यकाल 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष। मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अमूढ़ संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम में योगदान कौन कौन से कारक देते हैं? प्रेरणा, ये कारक तो देगा अधिगम में, रुचि भी देता है, अधिगम की इच्छा भी देता है। विषय वस्तु का स्वरूप, ये जो है अधिगम में मनोवैज्ञानिक कारकों का शामिल नहीं है। विषय वस्तु का स्वरूप अधिगम में योगदान देने वाला है, मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। जबकि पूर्व अधिगम शारीरिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य, अधिगम की इच्छा, अभिप्रेरण, थकान, वातावरण एवं सीखने की विधि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य कौन सा है ये पूछा है। सहायता परक व्यवहार सामाजिक मूल्य है, किसी की सहायता करोगे आप तो वो सामाजिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। सहायता परक व्यवहार कौन कौन से होते हैं? दान, सेवा, निवास, समूह निवास सामाजिक मूल्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जबकि परंपरा, लोक कला, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाएं, गायन, नृत्य सांस्कृतिक मूल्य हैं। मूल प्रवृत्ति नहीं है सामाजिक मूल्य। आक्रामकता की आवश्यकता नहीं है, प्राथमिक लक्ष्य भी नहीं है। यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बात करें, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ये स्वतः शोध के उदाहरण हैं, आपको ये भी याद रखना है। देखिए, स्वतः शोध में व्यक्ति समस्या समाधान करने के लिए सभी विकल्पों की खोज नहीं की जाती, अपितु केवल उन्हीं विकल्पों की तलाश होती है जो संगत प्रतीत होते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण स्वतः शोध का उदाहरण है। आगे बात करें, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? देखिए, इसका कोई राइट आंसर हमको नहीं मिला है। एबिंगास ने सर्वप्रथम सीखने के ग्राफ की व्याख्या किया था, परंतु ये कथन इनके द्वारा कहा गया, इस प्रकार का स्पष्ट वर्णन न मिलने के कारण परीक्षा नियामक अधिकारी ने इस पुस्तक का प्रश्न का उत्तर स्टार दिया है। आगे बात करेंगे, थॉर्नडाइक के बारे में बात करें हम। थॉर्नडाइक के 3 नियम मैंने बताए थे आपको, ATP, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, पिछली वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में भी बताए हैं। कौन सा कथन थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम शामिल है, ये नहीं है। इसको देख लेना आप। आगे बात करें, थॉर्नडाइक के 3 नियम मैंने बता दिए आपको। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो ये व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पावलाव हैं, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखिए, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, CR थ्योरी भी कहते हैं इसे सीखने का सिद्धांत है। ये पावलाव का सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे बात करें, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन। इसको यांत्रिक अनुबंधन भी कहते हैं। इसको यांत्रिक अनुबंधन भी कहा जाता है या साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। और स्किनर ने किस किस पर प्रयोग किया था? तो देखिए, चूहे पर और कबूतर पर, यह भी आपको याद रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत चूहे और कबूतर पर इसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। क्योंकि देखिए, अधिगम को
आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, कितनी वृद्धि हुई कितना कम हुआ ये नहीं देख सकते आप। और बाकी सभी विशेषताएं सही हैं। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन भी आपको देख लेना है, याद रखना है मतलब। आगे बात करें कोहलर से। कोहलर बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति था। ये संज्ञानात्मक संख्या है सीखना। इनके अनुसार कोहलर के अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने यह सिद्ध करना चाहता था सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इसका बी आंसर सही है। कोहलर ने चिंपांजी पर प्रयोग किया था। सुल्तान नाम था उसका जो चिंपांजी था। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। कोहलर ने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। ये अंतर्दृष्टि एवं सूझ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। आगे बात करते हैं। देखिए कोहलर का सूझ का सिद्धांत आपको दिख रहा होगा, बंदर केले लपक रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। सबसे पहले अक्षरों और शब्दों से के माध्यम से साहचर्य से प्रारंभ करें तो हम बहुत जल्दी किसी भाषा को सीख सकते हैं। अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से किसी भी नई भाषा को सीखना प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। किसी नई भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले उस भाषा के अक्षरों का ज्ञान, शब्द एवं वाक्य अक्षरों के प्रयोग करने का ज्ञान अति आवश्यक होना चाहिए। समावेशी नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो देखिए सामान्य और विशिष्ट दोनों छात्र होते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये रिपीट क्वेश्चन है। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र शामिल होते हैं। समावेशी शिक्षा में साधारण, योग्य, लिंग, प्रजाति, दिव्यांगता, चिंता स्तर, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर और विभिन्न धर्म के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा विशिष्ट अधिगम के लिए नए आयाम खोलती है। आगे बात करते हैं, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम क्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। गणना दोष गणित में ही होगा भाई, पठन दोष नहीं होगा इसमें। और गणना दोष को क्या कहते हैं, डिस्कैलकुलिया। गणना दोष क्या कहा जाता है, डिस्कैलकुलिया। इसमें गुणा, भाग, जोड़, घटाव के क्रम को भूल जाता है व्यक्ति, बालक, उससे कहते हैं डिस्कैलकुलिया। चिन्हों को समझने में भी इसमें कठिनाई होती है। दिशा का ज्ञान अभाव संबंधी समस्याएं भी होती हैं। आगे बात करते हैं, समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। संवेदनशीलता, क्योंकि अभिभावकों की भागीदारी, एकता, क्षमता निर्माण आदि आवश्यक हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। संवेग का तत्व नहीं है। दैहिक, संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक ये संवेग के तत्व हैं। संवेदी इसका तत्व नहीं है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस थे, और मैं अपनी तरफ से आपको बताना चाहता हूँ, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दी थी, जिनमें मूल प्रवृत्ति ये हैं और संवेग ये हैं। इनको भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। पलायन मूल प्रवृत्ति, भय, युयुत्सा, क्रोध, निवृत्ति, घृणा, पुत्र कामना, वात्सल्य, शरणागत, करुणा। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति दी थी। 14 मूल प्रवृत्ति किसने दी थी, मैकडूगल ने। इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसने दी, तो मैकडूगल ने दी थी। इसमें आपकी पूरी मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेग दिए हुए हैं। इसमें जिज्ञासा, आश्चर्य, दीनता, आत्महीनता, आत्मगौरव, आत्माभिमान, सामूहिकता, अकेलापन, भोजनान्वेषण, भूख, संग्रह, अधिकार, रचना करती, हास्य, महाविनोद। हमारा
प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप शेयर कर देना।